पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस विशेष अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा ये जो डीप डाइव है ना, ये बहुत ही खास है। हाँ, क्योंकि आज हम लेक्चर 03 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आधिकारिक दस्तावेज पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। मतलब पोस्टल ज्ञान क्लासेस के ये जो नोट्स हैं, ये डाक विभाग की LDCE और अन्य जितनी भी प्रमोशनल परीक्षाएं होती हैं, उनकी तैयारी के लिए एकदम प्रामाणिक और बेहद उपयोगी माने जाते हैं। सही कहा आपने। और आज के इस एपिसोड का या कहें इस सत्र का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम इस लेक्चर के हर एक तथ्यात्मक और जो सांख्यिकीय बिंदु है ना, उन पर विस्तार से बात करें। बिल्कुल, ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे श्रोताओं का कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और नियमों के बीच कोई भी भ्रम या ओवरलैप ना रहे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के बुनियादी ढांचे की। इंडिया पोस्ट का नेटवर्क बहुत ही विशाल है। क्या आप जानते हैं कि ये कितनी जगह अपनी सेवाएं देता है? जहां तक मुझे याद है, दस्तावेज के अनुसार इंडिया पोस्ट द्वारा दुनिया भर के 213 वैश्विक गंतव्यों यानी डेस्टिनेशंस के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं, है ना? एकदम सही, 213 गंतव्य। अब इस पूरी व्यवस्था को मुख्य रूप से दो तकनीकी श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है लेटर पोस्ट और दूसरा है पार्सल पोस्ट। यहीं पर ना थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। मतलब जब हम लेटर पोस्ट सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक लिफाफे की छवि आती है, लेकिन इसमें तो बहुत कुछ शामिल है। हाँ, यही तो समझने वाली बात है। लेटर पोस्ट सिर्फ पत्रों तक सीमित नहीं है। इसमें पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, प्रिंटेड पेपर जिसमें किताबें और अखबार आते हैं, और स्मॉल पैकेट भी शामिल हैं। और शायद वो ब्लाइंड लिटरेचर और एम बैग भी इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ब्लाइंड लिटरेचर, एम बैग और यहाँ तक कि ITPS यानी इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस भी लेटर पोस्ट के ही अंदर आते हैं। अरे वाह, मतलब ये एक पूरी की पूरी व्यापक कैटेगरी है। और फिर पार्सल पोस्ट में क्या आता है? पार्सल पोस्ट में मुख्य रूप से एयर पार्सल, सेल यानी सरफेस एयरलिफ्टेड और सरफेस पार्सल आते हैं। और अगर किसी को सबसे तेज सेवा चाहिए तो वो EMS यानी एक्सप्रेस मेल सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो मतलब छटाई के तरीके के आधार पर इन्हें बांटा गया है। इनकी वजन सीमा भी तो अलग अलग होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे लेटर, प्रिंटेड पेपर और स्मॉल पैकेट के लिए अधिकतम वजन सिर्फ 2 किलोग्राम तय किया गया है। सिर्फ 2 किलो? और ब्लाइंड लिटरेचर के लिए, क्योंकि ब्रेल लिपि की किताबें तो काफी भारी होती है ना? सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसीलिए ब्लाइंड लिटरेचर के लिए ये सीमा 7 किलोग्राम तक रखी गई है। और जो एम बैग है ना, उसकी सीमा तो सीधे 30 किलोग्राम तक जाती है। 30 किलो? बाप रे! मतलब एम बैग असल में बल्क प्रिंटेड सामग्री के लिए एक बहुत ही खास प्रावधान है। जी हाँ, जबकि अगर हम एक सामान्य एयर पार्सल की बात करें तो उसकी अधिकतम वजन सीमा 20 किलोग्राम ही होती है। समझ गया। अब ना वजन से आगे बढ़कर आकार यानी डायमेंशंस पर आते हैं। नोट्स पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई ग्लोबल टेट्रिस गेम हो। टेट्रिस गेम? वो कैसे? मतलब आप देखिए ना, नियम कितने सख्त हैं। पत्र या पैकेट के लिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कुल योग 900 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, और किसी एक दिशा में अधिकतम लंबाई 600 मिलीमीटर ही हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है महज 2 मिलीमीटर की छूट। मतलब 602 मिलीमीटर तक तो ठीक है, पर जैसे ही 603 मिलीमीटर हुआ, पार्सल अटक जाएगा। ये तो एकदम प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसी बात हो गई। देखिए, होता क्या है ना कि इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय डाक की छटाई इंसान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी स्वचालित मशीनें करती हैं। अच्छा, तो ये मशीनों के कारण इतना सख्त नियम है? बिल्कुल, इन मशीनों के स्लॉट्स और कन्वेयर बेल्ट एकदम मिलीमीटर के हिसाब से सेट होते हैं। अगर कोई पैकेट निर्धारित आकार से थोड़ा भी बड़ा हुआ तो वो मशीन के रोलर्स में फंस सकता है। और अगर एक पैकेट फंसा तो पूरा का पूरा ग्लोबल नेटवर्क कुछ पलों के लिए रुक जाएगा। एग्जैक्टली, हजारों पार्सल की प्रोसेसिंग में देरी हो जाएगी। और हवाई जहाज़ों में भी जगह बहुत सीमित और महंगी होती है, इसलिए ये सख्त नियम जरूरी हैं। और अगर कोई पार्सल रोल के आकार का है तो उसके लिए भी नियम है। लंबाई और व्यास के दुगने का कुल योग 1040 मिलीमीटर तक हो सकता है। हाँ, लेकिन अधिकतम आयाम 900 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम सतह भी 90 गुना 140 मिलीमीटर होनी चाहिए ताकि पता लिखा जा सके। बिल्कुल। अब बात करते हैं पंजीकरण शुल्क की।
प्रति आर्टिकल 150 रुपए का शुल्क है। जी, और एम बैग के लिए ये पंजीकरण शुल्क 750 रुपए प्रति बैग है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर इतना सब होने के बावजूद कोई पार्सल रास्ते में खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? उसके लिए हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन की पूरी व्यवस्था है और ये हर्जाना एसडीआर में मापा जाता है। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हाँ, वर्ष 2024 के लिए एक एसडीआर की कीमत 109.4194 रुपए बताई गई है। लेकिन हर्जाना सीधे रुपए में क्यों नहीं होता? क्योंकि डाक एक देश से दूसरे देश जाती है। अगर रुपए में हर्जाना तय हो तो मुद्रा दर के उतार चढ़ाव से नुकसान हो सकता है। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखता है। काफी लॉजिकल है। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के खोने या क्षतिग्रस्त होने पर कितना हर्जाना मिलता है? ऐसे में सामग्री का मूल्य या 30 एसडीआर। इन दोनों में से जो भी कम हो वो दिया जाता है और साथ में डाक शुल्क भी वापस किया जाता है। और एम बैग के लिए? एम बैग के लिए हर्जाना 150 SDR तय किया गया है और एयर पार्सल के लिए कैलकुलेशन थोड़ी अलग है ना। 40 SDR प्रति पार्सल प्लस 4.5 SDR प्रति किलोग्राम। हाँ, या फिर सामग्री का मूल्य जो अधिकतम 130 एसडीआर तक हो सकता है। पर इसमें एक खास बात है, अगर आंशिक क्षति यानी पार्शियल लॉस होता है तो डाक शुल्क वापस नहीं मिलता। क्योंकि डाक विभाग ने पार्सल पहुंचाने का अपना मुख्य काम तो पूरा कर दिया है, सेवा तो प्रदान कर दी गई है। बिल्कुल सही। अब आईटीपीएस की बात करते हैं। ये एशिया पैसिफिक और ई कॉमर्स के लिए 40 देशों में उपलब्ध है। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन वगैरह। पर यहां मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। अगर आईटीपीएस विशेष रूप से ई कॉमर्स के लिए है तो इसका हर्जाना अधिकतम 1000 रुपए या वास्तविक मूल्य तक ही सीमित क्यों है? ये थोड़ा कम नहीं है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, आईटीपीएस एक बहुत ही किफायती और वॉल्यूम आधारित सर्विस है। ये भारी या महंगे सामान के लिए नहीं बल्कि छोटे और सस्ते मर्चेंडाइज के लिए है। अच्छा, मतलब कम शिपिंग लागत के बदले हर्जाने की सीमा कम रखी गई है। एकदम सही। ये एक व्यापारिक समझौता है। अगर महंगा सामान है तो विक्रेता एयर पार्सल या ईएमएस का उपयोग कर सकता है। समझ गया। और बल्क ग्राहकों के लिए डीएनके पोर्टल यानी डार्क निर्यात केंद्र का भी जिक्र है। हाँ, 25,000 रुपए से 75 लाख से ऊपर के राजस्व पर 0 से 18% तक की छूट है और डीएनके पोर्टल से बुकिंग पर 2% की अतिरिक्त छूट मिलती है। लेकिन इसके लिए एडवांस डिपॉजिट स्कीम लेना अनिवार्य है। अब ई कॉमर्स की बात हो रही है तो कस्टम्स यानी सीमा शुल्क को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय डाक में कस्टम्स बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में 28 स्थानों पर एफपीओ यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस है। और निर्यात के लिए आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो अनिवार्य है ही। दस्तावेज में पीबीई का भी बार बार जिक्र है। हाँ, पीबीई मतलब पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ई कॉमर्स के लिए पीबीई 1 और अन्य कमर्शियल निर्यात के लिए पीबीई 2 का उपयोग होता है। लेकिन व्यक्तिगत पार्सल के लिए पीबीई की कोई आवश्यकता नहीं है ना? नहीं, व्यक्तिगत के लिए नहीं चाहिए। और जब कस्टम संतुष्ट हो जाता है तो वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जारी करता है। कस्टम से तो क्लियरेंस मिल गई, पर पार्सल सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं ये उसकी पैकेजिंग पर निर्भर करता है। और यहाँ के नियम मुझे किसी सर्जिकल ऑपरेशन की तरह लगते हैं। वो कैसे? मतलब 10 किलोग्राम तक के लकड़ी के बॉक्स की मोटाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 10 किलो से ऊपर हो तो मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एकदम से ठीक। हाँ, और अगर प्लाईवुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 5 मिलीमीटर का हो सकता है, पर उसके किनारे धातु यानी मेटल के होने चाहिए। और अगर तरल पदार्थ भेज रहे हैं तो लकड़ी का बुरादा या कोई सोखने वाली सामग्री डालना जरूरी है ताकि रिसाव से बाकी पार्सल खराब ना हो। बिल्कुल। और पता लिखने के नियम भी बहुत खास हैं। पता हमेशा अंग्रेजी में और दाहिनी ओर होना चाहिए। हाँ, मैंने पढ़ा कि लिफाफे के सादे हिस्से पर ऊपर से 40 मिलीमीटर और दायां और नीचे से 15 मिलीमीटर की जगह खाली छोड़नी चाहिए। ये मुझे किसी हवाई अड्डे के रनवे की तरह लगता है। रनवे मतलब मशीनों के लिए रनवे? हाँ, जैसे विमान को उतरने के लिए साफ रास्ता चाहिए, वैसे शायद ओसीआर मशीनों को पता पड़ने के लिए ये खाली स्थान एक रनवे की तरह मदद करता है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। वास्तव में ये खाली जगह मशीनों के लिए एक साफ कैनवस का काम करती है ताकि वो बिना भ्रमित हुए स्कैन कर सकें। अब कुछ पाबंदियों की बात कर लेते हैं। वर्जित सामग्री यानी प्रोहिबिशंस। प्रिंटेड पेपर में व्यक्तिगत पत्राचार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और बिना बीमा वाले पार्सल में सोना, चांदी या सिक्के नहीं जा सकते।
लॉटरी टिकट, अश्लील सामग्री या किसी अपराधी की तस्वीर तो पूरी तरह वर्जित है। हाँ, और डाक टिकट की नकल भी नहीं भेज सकते। ये नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और भारतीय कानूनों का सीधा पालन सुनिश्चित करते हैं। एकदम सही। अब हम अंतर्राष्ट्रीय डाक से थोड़ा घरेलू सेवाओं की तरफ चलते हैं। लेक्चर 03 में आरडी यानी आवर्ती जमा खातों के प्रबंधन पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, आरडी खाते। इसमें एक नियम है कि जब कोई नाबालिग बालिग होता है तो नया फॉर्म और नई केवाईसी जरूरी होती है, और सिंगल से जॉइंट खाता नहीं बनाया जा सकता। और नॉमिनी होना भी अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम 4 लोग हो सकते हैं। अब जमा नियमों की बात करते हैं। अगर खाता 15 तारीख तक खुला है तो अगले महीने की 15 तक किस्त जमा करनी होती है। और अगर 16 के बाद खुला है तो महीने के अंत तक जमा कर सकते हैं। पर अगर डिफॉल्ट हो गया तो डिफॉल्ट होने पर प्रति 100 रुपये पर 1 रुपया जुर्माना लगता है। और लगातार 4 डिफॉल्ट के बाद खाता डिसकंटिन्यूड हो जाता है। हाँ, लेकिन इसे 2 महीने के भीतर वापस चालू किया जा सकता है। इस डिफॉल्ट सिस्टम का जो डिजाइन है ना, वो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प लगता है। वो कैसे? मतलब 4 महीने की छूट ये दिखाती है कि सिस्टम बचत की आदत को तुरंत तोड़ना नहीं चाहता। वो खाता धारक को वापस पटरी पर लाने का मौका देता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। और इसी के साथ प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम का भी जिक्र करना जरूरी है। वो क्या है? दुर्भाग्य से अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ये योजना नॉमिनी के लिए एक सुरक्षा जाल यानी सेफ्टी नेट का काम करती है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। और आरडी खाते पर लोन भी लिया जा सकता है, जिस पर आरडी की ब्याज दर से 2% ज्यादा ब्याज लगता है। जी, और 3 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर संभव है, लेकिन तब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज ही मिलेगा। और परिपक्वता के बाद खाते को बिना जमा के भी 5 साल तक रखा जा सकता है। तो हमने लेक्चर के हर एक पहलू को गहराई से समझ लिया है। हाँ, बिल्कुल। और अब समय है हमारे श्रोताओं की तैयारी को परखने का। बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा सा क्विज आयोजित करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और श्रोतागण मन में उत्तर सोच सकते हैं। जी, शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए एक SDR की भारतीय रुपए में क्या वैल्यू है? सोचिए जरा। इसका उत्तर है 109.4194 रुपए। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय पंजीकृत M-Bag का अधिकतम हर्जाना कितना है? इसका सही उत्तर है 150 SDR। शानदार। और तीसरा प्रश्न पैकेजिंग से जुड़ा है। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है कि 10 किलो से अधिक वजन वाले पार्सल के लिए लकड़ी के बॉक्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 1.5 सेंटीमीटर। और अब आखिरी सवाल, आरडी खाते में लगातार कितने डिफॉल्ट के बाद खाता डिसकंटिन्यूड हो जाता है? इसका उत्तर तो बहुत आसान है, 4 डिफॉल्ट के बाद। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे सांख्यिकीय बिंदु ही परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। सही कहा। अब इस सत्र को समाप्त करने से पहले एक विचार पर गौर करना बहुत दिलचस्प होगा। जी, वो क्या? जब हम पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर एक साधारण सा गत्ते का पार्सल देते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है, तो वो केवल एक डब्बा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। उस लिफाफे पर वो 40 मिलीमीटर का खाली स्थान, 1.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी और SDR हर्जाने का नियम, ये सब मिलकर कूटनीति, अर्थशास्त्र और सटीक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम बन जाते हैं। सच में नियमों की ये शक्ति ही तो है जो हमारी पूरी वैश्विक रसद व्यवस्था को ढहने से बचाती है। एकदम सही। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का लेक्चर देखने और पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी श्रोताओं को LDCE और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, पोस्टल ज्ञान क्लासेस के ये नोट्स आपकी तैयारी में बहुत काम आएंगे। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।